नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे, बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स 2 साल के लोस पर पहुंचे हैं। तो क्या इससे क्रूड में जो तेजी हमने देखी है वो और एक्सटेंड होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे सोने और चांदी की, क्योंकि जो मल्टीपल ट्रिगर्स रहे हैं, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट चाइना ने कट किया हो या फिर फेड की मीटिंग से पहले की मार्केट रिएक्शन आप कह सकते हैं, या यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स का डाटा। इसके बाद हमने सोने चांदी में भी थोड़ा सा एक्शन बनते हुए देखा है, तो क्या ये खरीदारी का मौका है। बात करेंगे स्पाइसेस की कि आखिरकार यहाँ पर क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करेक्शन के बाद वापस से हम टर्मरिक में एक तेजी का एक्शन देख रहे हैं। जीरा ऑलरेडी पहले ही चलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ से क्या व्यू निकल कर आ रहा है स्पाइसेस पर, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ है धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल, और साथ ही ब्रेक के बाद बात करेंगे अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल से। आप सभी का स्वागत है शो में। पहले बात कर लेते हैं जो मल्टीपल ट्रिगर्स इस समय कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, फिर चाहे वो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हो जो कि 4% के आसपास रहे हैं इन मई, विच इज लोएस्ट इन 2 years, और इस यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद अब एंटिसिपेशन और बढ़ गई है कि शायद फेड जो मीटिंग है उसमें पॉज ले सकता है या फिर जो रेट हाइक है उसको स्किप कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे चाइना के शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट, तो उन्होंने वो घटाए हैं, और ऐसा पहली बार 10 महीनों में हुआ है। तो ये तीनों ही ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं इवेंट्स का रिएक्शन हम कमोडिटीज पर देख भी रहे हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने कच्चे तेल का भाव वापस से ब्रेंट का $75 के आसपास पहुंचते हुए देखा है। घरेलू बाजार में भी 5700 के ऊपर भाव आ चुके हैं। जय, कैसे देखते हैं आप इन ट्रिगर्स को, फिर चाहे वो चाइना का शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट कट करना हो, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हो, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फेड की मीटिंग से? जय, आपका ऑडियो शायद म्यूट पर है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लगता है कि आज का जो फेड का इवेंट है ये मोस्ट वॉच्ड इवेंट रहेगा कोई भी फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट है उसके लिए। का बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल का जो इन्फ्लेशन नंबर निकल के आया वो हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर की तरह एक्ट कर सकता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड शायद यहाँ पे अपना रेट हाइक पॉज करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जहां तक क्रूड की बात है, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीक देखा कि ओपेक की तरफ से यहाँ पे इंडिकेशन है क्रूड आउटपुट कट करने का। सऊदी अरेबिया, इराक सब ने यहाँ पे एक तरफा यहाँ पे रेट प्रोडक्शन कट किया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है। चाइना से जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया गया है वो भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ पे फेड अगर रेट हाइक पॉज करता है तो फिर से यहाँ पे रिस्कियर एसेट्स और के तरफ रुझान बढ़ेगा। डिमांड के रिवाइवल होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो ये क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि 6,000 का लेवल घरेलू मार्केट में अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन जो हम लोगों ने कल फर्स्ट हाफ में देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 5,500 के लेवल तक आ गया था, तो वहां से एक ऑलमोस्ट 7 से 8% का उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक 6,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, वहां तक मुझे लगता है प्राइसेस ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इनफैक्ट ट्रिगर्स तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और कच्चा तेल यहाँ से तेज ही हो सकता है। 6,000 के लेवल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से रिकवरी और बननी भी चाहिए। और इनफैक्ट कल भी हम कच्चे तेल पर बातचीत कर रहे थे, नीलेश देदिया भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी व्यू यही था कि यहाँ से मंदी वो कच्चे तेल में नहीं देख रहे हैं, बल्कि प्राइसेस थोड़े और ऊपर ही जाने चाहिए। रुपेश, आपका व्यू क्या है पूरे एनर्जी बास्केट पर, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस हो? नेचुरल गैस में हमने कल एक तेजी देखी थी, प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट जरूर हैं आज के सेशन में वापस से। कोई व्यू, कोई स्ट्रैटेजीज इस पॉकेट से आपकी तरफ से? ये पर्टिकुलर ये भी थोड़ा इवेंटफुल दिख रहा है। अभी फेड की मीटिंग पे टोटल डिपेंडेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा मंदा नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में WTI मुझे लग रहा है $68 के आसपास बॉटम आउट होना चाहिए। दैट इज द गुड लेवल टू बाई। तो इंडियन मार्केट में देखें तो 5,600 से लेकर 5,700 के बीच में बाइंग कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस बिलो 5,500 रख सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि आज की मीटिंग के बाद में थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी, एंड अगेन अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा दैट कैन रीच अप टू 5,900, 5,950। ओके, अच्छा जय, गोल्ड पर क्या व्यू आपका रहेगा? ऑल्दो
फेड मीटिंग पर, फेड आउटकम पर, स्टेटमेंट्स पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन यूएस बॉन्ड यील्ड्स का है, डॉलर का है, हमने गोल्ड में कोई खास एक्शन देखा नहीं है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स या डोमेस्टिक मार्केट्स, तो एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, वो भी काफी छोटी रेंज अब बन गई है अगर स्पेशली सोने की बात करें तो। आपका व्यू क्या रहेगा? क्या फेड मीटिंग के बाद कुछ रिएक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट करें या फिर यही रेंज बनी रहेगी? क्या सजेशंस आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को गोल्ड पर इस समय? दीपाली देखिए, गोल्ड के लिए जो भी ट्रिगर्स हैं अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 8-10 दिन से एक लैक लस्टर है, एक दायरे में गोल्ड फंसा हुआ है। यहाँ जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर यहाँ पे फेड हाइक पॉज होता है तो एक रुझान रिस्कियर एसेट की तरफ बढ़ेगा। वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक नी जर्क रिएक्शन में गोल्ड का प्राइसेस नेगेटिव जाता हुआ दिखे। अगर ये सरप्राइज में नहीं होगा अगर $1900 का भी लेवल तोड़ देता है गोल्ड। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो जितने कंसर्न्स अभी भी हैं ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे वो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को लेके ग्रोथ की अनसर्टेनिटी है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को जाके सपोर्ट करेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है गिरावट देखने को मिल सकता है। जो एक सपोर्ट था 1910 का, मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में वो शायद टूटे। अगर यहाँ पे डिस्क्लेमर यही है कि अगर फेड यहाँ पे अपना स्टांस चेंज करता है और रेट हाइक पॉज करता है तो मुझे लगता है वो लेवल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। बहुत अग्रेसिव एंट्री आज ना करें, वेट एंड वॉच मोड रखना चाहिए। फेड का आउटकम आने के बाद कल फ्रेश यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहे लॉन्ग साइड में तो कर सकता है। और सिल्वर पर भी सिमिलर व्यू रहेगा जय? जी बिल्कुल, मुझे लगता है सिल्वर में भी अगर गोल्ड यहाँ पे नीचे आता है तो सिल्वर में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है फेड का अगर स्टांस चेंज होना, बट यहाँ पे जो बुलियन का इम्पैक्ट है वो सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। डॉलर टर्म्स में आई थिंक 23.2 23.4 का लेवल है वो देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों में। ओके चलिए, तो रेंज बाउंड ही फिलहाल मोमेंटम रह सकता है। फेड आउटकम पर डेफिनेटली नजरें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर हमने एक गिरावट के बाद रिकवरी आते हुए देखी और अब प्राइसेस उन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहे हैं। देखिए 728 पर कॉपर इन्हीं लेवल्स के आसपास है। पिछले 2-3 सेशन से एल्यूमिनियम इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर गया ना नीचे, इन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लैटिश टोनियम देख रहे हैं। जिंक सिमिलरली 216-217 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। क्या व्यू आपका जय ओवरऑल एज अ बेस मेटल पैक पर? प्राइस ट्रेंड्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं क्या इस पैक से? दीपाली देखिए, जो फंडामेंटल्स हैं वो बदले नहीं हैं अभी भी। चाइना का एक यहाँ पे रेट हाइक करना है, एक यहाँ पे रिन्यूड ऑप्टिमिज्म ला सकता है, लेकिन जो भी प्लेयर्स हैं वो अभी भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ग्लोबल ग्रोथ एक बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कोई भी अग्रेसिव तरीके से अपने प्रोडक्शन रैंप अप नहीं करना चाह रहा है। प्राइसेस बिल्कुल लैकलस्टर है घरेलू मार्केट में। रुपी की वोलेटिलिटी के कारण हम थोड़ा बहुत मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आज रात के कुछ फेड के मिनट्स या अनाउंसमेंट्स के बाद यहाँ पे कुछ देखने को मिले, बट करेंटली यहाँ पे अभी भी व्यू नेगेटिव ही है। मुझे लगता है अगर डिमांड रिकवरी बहुत जल्द नहीं होगी तो प्राइसेस में और दबाव 2 से 3% का दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेरी यही सलाह होगी कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेट द इवेंट पास, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या समझ में आ रहा है, फिर ही कोई ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके रुपेश, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस मेटल से? लग रहा है कॉपर में 725 और 720 के बीच में बाइंग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 715। आगे मुझे लग रहा है कि एक बार आज की मीटिंग के बाद में एक स्पाइक आना चाहिए एंड दैट अराउंड 740 745 के टारगेट तक जाना चाहिए। ओके तो 720 725 के रेंज में बाय कर सकते हैं कॉपर। 728 के आसपास होल्ड कर रहा है पिछले 2 सेशन से, खासतौर से कॉपर का प्राइस। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ साथ बात करेंगे स्पाइसेस पर। अंकित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं अमर अग्रवाल फूड से। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे कमोडिटी राउंडअप, फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से स्पाइसेस पर, क्योंकि एनसीडीएक्स पर मसालों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हल्दी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है तो जीरा लगातार चौथे महीने चढ़ रहा है, लेकिन धनिया करीब 2.5 साल के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या है कारण, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल। अंकित नमस्कार, स्वागत है आपका। मुझे याद है आपसे 1-1.25 महीने पहले जब आपसे बातचीत हुई थी स्पाइसेस पर, तो आपने क्लियरली कहा था कि टर्मरिक कुड बी न्यू जीरा। और अगर हम 15-20 सेशन पहले का अगर रिएक्शन देखें तो महज महीने भर में हमने टर्मरिक के प्राइसेस 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ते हुए देखे। काफी सारी रिपोर्ट्स थी, अनसीजनल रेन की वजह से, क्रॉप डैमेज होने की वजह से ये बाइंग देखने को मिली थी। सेलिंग हो नहीं रही थी मार्केट में, ओनली बाइंग की जा रही थी, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस भी थी, ऐसे भी वॉइसेस निकल कर आए थे। पहले मैं टर्मरिक के फिलहाल की स्थिति जानना चाहती हूँ, क्या बनी हुई है अवेलेबिलिटी, डिमांड, इन सब पर्सपेक्टिव से। गुड मॉर्निंग दीपाली जी। अगर हम हल्दी की स्पेसिफिकली बात करें तो प्राइसेस, जैसा कि आपने कहा, काफी वॉलेटाइल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स। वी हैव सीन द प्राइसेस मूव फ्रॉम 6700 लेवल्स टू 8700। ये मेनली, जैसा कि आपने कहा, अनसीजनल रेन्स के कारण था, जो कि अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक में हुई थी। आज अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हल्दी का जो है वो 8100 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है कि आगे का जो डायरेक्शन है दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स। First is monsoon and the second one is the sowing numbers that is going to happen. Monsoon अभी ऐसा लगता है कि it has been delayed by 5 to 7 days, और इसका असर मेनली मराठवाड़ा रीजन पे पड़ेगा जो कि रेन फेड है। बट तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के जो टर्मरिक फार्म्स हैं वो ज्यादातर इरिगेटेड लैंड होता है, तो यहाँ विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट द बिगर इशू जो हमें लगता है वो सोइंग नंबर्स का हो सकता है। Because of the unexpected rains, like we discussed, farmers का काफी माल खराब हो गया था, especially in the मराठवाड़ा रीजन। इसके वजह से फार्मर्स को उस माल को बेचने में काफी दिक्कत आई थी, और उस माल का रियलाइजेशन जो हुआ था वो भी काफी कम हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो जो रेन टच मटेरियल है वो 4000 से 4500 के बीच में काफी माल सेल हुआ है बाजारों में, बिकॉज देयर वर नो टेकर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। तो आगे हमें ये देखना होगा कि इसका स्विंग पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जो इनिशियल सर्वेस हमारी कंपनी ने किए हैं उससे ये लगता है कि सदर्न कर्नाटका और तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 90 to 95% स्विंग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जो मराठवाड़ा रीजन है, जो कि अभी हल्दी का सबसे बड़ा रीजन है, जहाँ से कि हम 40-45 लाख बैग्स एक्सपेक्ट करते हैं हर साल, तो अगर ये अनएक्सपेक्टेड रेंज की वजह से फार्मर्स को जो कठिनाई हुई है, इसके वजह से वहां अगर 10 से 15% सोइंग कोई कारण से कम हो जाती है, तो हल्दी में अपने एक और अच्छा मोमेंट देख सकते हैं। करेंट लेवल्स में दीपाली जी, फंडामेंटल्स को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइसेस 74-75 का बॉटम एक बार बना सकता है, बट उसके बाद अपवर्ड बायस के साथ ही ट्रेड करेगा इन द मंथ्स टू कम। ओके, अच्छा, अंकित मैं प्राइसेस पर कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम वेरियस रिपोर्ट्स देखें या फिर जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स टर्मरिक को लेकर शेयर किए गए हैं सो फार, वो तो काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले 18-19% तक ऊपर रहने की बात भी की गई है। स्पाइसेस बोर्ड ने इनफैक्ट ये प्रोडक्शन एक्सपेक्ट की है। रिपोर्ट्स ये भी थी कि स्टॉकिस्ट के पास माल काफी है, और प्रीवियसली जब प्राइसेस बढ़े थे तो एवरी राइस पर वो बेचने भी आ रहे थे। तो फिलहाल अगर हम अवेलेबिलिटी वर्सेस डिमांड रेशियो को समझे तो क्या हम कंफर्टेबल पोजीशन में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हम फ्यूचर को डिस्काउंट करने की वजह से आप कह रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं? एग्जैक्टली दीपाली, अभी तक अगर हम एसएनडी की बात करें, सप्लाई एंड डिमांड की, तो अभी हम कंफर्टेबल लेवल्स में है, नो डाउट। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर ये शोइंग नंबर्स में कुछ 19-20 बात हो जाती है और किसान मराठवाड़ा का स्पेशली अगर 10 से 15% सोइंग कमती कर देता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग गुड रियलाइजेशन इन अल्टरनेटिव क्रॉप्स लाइक सोयाबीन एंड चना इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो अगर ये 10-15% कमती हो जाता है तो मुझे लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड की जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट हो जाएगी आने वाले टाइम पे, और विच कैन ऑल्सो लीड टू सम अपवर्ड मोमेंट इन द प्राइसेस। ओके, तो प्राइसेस को लेकर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? प्रीवियस 8700 या उसके बियॉन्ड जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको?
दीपाली जी स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगा सोइंग नंबर्स पे। इनिशियल रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि 10 से 12% कम की हो सकता है, एंड इफ एट ऑल दैट हैपेंस मेरे को लगता है कि प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे भी ट्रेड हो सकता है, अराउंड 95, 100, 105, बट दीज आर ऑल लेवल्स दैट आर प्योरली स्पेकुलेटिव एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपने को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि सोइंग के क्या नंबर्स आ रहे हैं। ओके चलिए क्विकली एक जीरे पर भी राय ले लेते हैं अंकित आपके। यहाँ पर हमने एक डिसेंट करेक्शन आते हुए देखा, उसके बाद रिकवरी भी लोअर लेवल से काफी स्मार्ट रही है। 48,000 49,000 के आसपास प्राइसेस आ चुके हैं। यहाँ क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी जीरा में जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 500-510 के रेंज में डोमेस्टिक डिमांड काफी कमती हो गई थी, जिसकी वजह से कि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था, और मेरे को लगता है कि वो करेक्शन आया भी। हमने देखा कि 440-445 के लेवल्स आ गए थे जीरा में, बट एट दैट लेवल अगेन सप्लाई बहुत टाइट हो गई थी, एंड कंटिन्यूअस डिमांड एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में होने की वजह से भी सॉ सम स्ट्रॉन्ग बाइंग कमिंग एट दोस लेवल्स। जीरा में भी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड रहना चाहिए, नीचे में 450, ऊपर में 550 के रेंज में, ये 100 रुपए के गैप में ही ट्रेड होता नजर आ रहा है जीरा। ओके रुपेश आपका व्यू क्या है जीरा टर्मरिक दोनों पर ही? उसके बाद अंकित से क्विकली एक धनिया पर भी व्यू लेंगे, लेकिन आपका व्यू क्या है प्राइस वाइज? जीरा में अभी बात करें तो फंडामेंटल्स अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो गए, बिकॉज अगस्त डिलीवरी के लिए अगर फिजिकल मार्केट में देखें तो एक्सपोर्टर्स अगस्त डिलीवरी के लिए अभी से 50,000 के भाव से व्यापार हो रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जीरे में सबका मन बन चुका है कि 50,000 क्रॉस कर देगा। एक 48,850 का जो बेंचमार्क था, ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम जो तेजी आई थी वो वहां से 48,500 से वापस आई थी, तो वो लेवल भी एट प्रेजेंट ये वाली रैली ने तोड़ दिया है। और अगर जो जून वाला कॉन्ट्रैक्ट है ऑलमोस्ट एक्सपायरी है, स्टैगर पीरियड में चला गया है, और अगस्त बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑलरेडी 49,500 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 50,000 इज नॉट एन इश्यू। अगेन वापिस तेजी वाले के हाथ में ग्रिप आ चुकी है, बिकॉज फॉरवर्ड में अगर ऊपर के भाव में व्यापार हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें मंदी करने की कोई अवकाश ही नहीं है। कुछ स्मार्ट एक्सपोर्टर्स ने इंपोर्ट का भी कुछ 100-150 कंटेनर्स का इंपोर्ट तुर्की और सीरिया से किया है। अभी नेक्स्ट 10 to 15 डेज में वो लोड कंटेनर्स भी इंडिया में आ जाएंगे। अगेन ऐसा लग रहा है मार्केट में जो सुनाई दे रहा है वो सबसे अगेन वापिस वो इंडियन मार्केट में आने के बदले में वापिस री एक्सपोर्ट ही हो जाएंगे। तो इंडियन मार्केट में वो माल भी इधर आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो स्मार्ट एक्सपोर्टर्स ने थोड़ा पैनिक क्रिएट करने के लिए बाजार को नीचे लाने के लिए इंपोर्ट की हवा चलाई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में आएंगे कि नहीं आएंगे वो 10 to 15 डेज के बाद में पता चलेगा। टर्मरिक में जैसे अंकित जी ने बताया, मुझे लग रहा है 7,500 का बॉटम लेवल दिख रहा है। आने वाले दिनों में सोइंग टर्मरिक की 8 से 9 महीने की सोइंग रहती है। अगर जून जुलाई में सोइंग हो जाती है तो फरवरी मार्च अप्रैल में उसकी अराइवल्स होती है, तो इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड इसमें। लेकिन अगर 10 से 15% कम होती है तो 7,500 ये साल के लिए बॉटम बन जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था 8,500 के बाद में थोड़ी रुक के तेजी आएगी टर्मरिक में। उसके लिए एक बड़े रीजन की जरूरत पड़ेगी, जैसे 10-15% भी सोइंग कम रीजन रहेगा। अगर 20-25% के आसपास सोइंग कम होती है तब जाके ये नेक्स्ट ईयर में मुझे लग रहा है जीरा स्टोरी बन सकती है। अदरवाइज ये साल में 3 गुना भाव बढ़ने की गुंजाइश टर्मरिक में नहीं है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी है मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, चलिए तो ये बात हुई जीरे और टर्मरिक की। बहुत संक्षेप में अंकित अगर आप क्विकली कोरिएंडर पर कमेंट कर सकें डिमांड और प्राइस पर्सपेक्टिव से। ऑलरेडी प्राइसेस तो इनफैक्ट तीनों ही स्पाइसेस में सबसे वीक परफॉर्मर धनिया ही रहा है, क्या व्यू यहाँ पर? दीपाली जी धनिया का क्रॉप काफी अच्छा रहा है, और एसिडिक्स में अगर मैं बात करूं तो काफी माल डिलीवरी के लिए लग भी चुका है। तो प्राइसेस अभी बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंफर्टेबल लेवल पे हैं। अगर कोई कारण से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर धनिया को देखे तो अराउंड 55, 56, 57 के लेवल्स में फिजिकल बाइंग कर सकता है। बट नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहेगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज NCDX stocks and because of the huge supply in the market. But with 1.5-2 years point of view, we can start buying at 55 levels. अगर कोई फंडामेंटल फिजिकल माल खरीदना चाहता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया अंकित आपका व्यूज देने के लिए सभी स्पाइसेस पर। और यहाँ पर सबसे हॉट स्पाइस नजर आ रही है वो टर्मरिक ही है, जहाँ पर प्राइसेस आगे बढ़ सकते हैं। सोइंग के नंबर्स हालांकि इंपॉर्टेंट रहेंगे और मॉनसून की चाल भी। शुक्रिया अजय और रुपेश आप दोनों का भी आने के लिए शो में और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।